एजुकेशन साथियों, पटवारी परीक्षा के लिए आज इस वीडियो में हम आनुवंशिक की टॉपिक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, कुल इस टॉपिक के हम आपको 68 प्रश्न कराएंगे। अगले जो प्रश्न है वो आपको दूसरे नंबर के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, हम आपको किताब पढ़ा रहे हैं महावीर पब्लिकेशन की पूरी किताब, टॉपिक वाइज हम आपको याद करवा रहे हैं। ये किताब साथियों आप मार्केट से ले सकते हैं। साथियों, हमारी क्लासेस का समय इस प्रकार है और व्हाट्सएप ग्रुप साथियों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हर क्लास की लिंक आपको भेज दी जाती है। सबसे पहला प्रश्न है साथियों आज आपकी क्लास का, देखिएगा कि आनुवंशिकता की मूलभूत और संरचनात्मक प्रकारात्मक इकाई साथियों निम्नलिखित में से कौन सी हो? तो आप याद रखना, आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई की अगर बात की जाए साथियों तो ये होती है जीन। क्या होती है साथियों? आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई साथियों जीन होती है। इतना आप याद रखिएगा। क्या होती है साथियों? जीन होती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो प्रजनन के लिए आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान पर भाई निर्भर नहीं करता है? तो आप याद रखना, ऐसा जीव जो प्रजनन के लिए आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान पर निर्भर नहीं करता है, यह है साथियों बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। क्या है साथियों? बैक्टीरिया या जीवाणु है जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान पर भाई निर्भर नहीं करता है प्रजनन के लिए। ठीक है, तो साथियों बैक्टीरिया या जीवाणु जो होता है ना साथियों, ये वो एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ये अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोश की सरल जीव है जो सर्वत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है कि जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है साथियों जिसमें वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है? किसका भाई? वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विकल्प ए जीवाश्म विज्ञान, विकल्प बी उद विकास और विकल्प सी है साथियों आपका आनुवंशिकी। क्या है? आनुवंशिकी। और विकल्प डी है साथियों आपका पारिस्थितिकी। क्या है साथियों? पारिस्थितिकी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो आप याद रखना कि वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन जिसमें किया जाता है ना साथियों, ये होती है आपकी विज्ञान की कौन सी शाखा साथियों? आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन जो है किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है आपकी स्क्रीन पर कि भाई आनुवंशिकी के आधार पर कौन सा विवाह ठीक नहीं रहेगा? भाई आनुवंशिकी के आधार पर जो विवाह ठीक नहीं रहता वो है साथियों आदमी RH पॉजिटिव और औरत RH नेगेटिव। ये विवाह साथियों ठीक नहीं रहता है आनुवंशिकी के आधार पर। अगला प्रश्न है कि जब आपकी उंगली कट जाती है तो अत्यधिक रक्त ह्रास को साथियों किसकी मदद से आप रक्त के स्कंदन के द्वारा साथियों रोक सकते हैं? तो आप याद रखना, रक्त के स्कंदन के द्वारा भाई हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? तो आप हमेशा याद रखना साथियों लघु पट्टिकाओं के द्वारा साथियों हम रक्त के स्कंदन के द्वारा रक्त के स्राव को, जो रक्त ज्यादा बह रहा है, ब्लड जो ज्यादा बह रहा है, उसे साथियों अपन रोक सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है साथियों किससे? तो आप याद रखना, जीन की जो संरचनात्मक इकाई है ये DNA से बनी होती है। किससे बनी होती है? जीन की संरचनात्मक इकाई साथियों जीन से बनी होती है। और जीन साथियों आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। भाई मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई कौन है साथियों? जीन है। किसकी? आनुवंशिकता की साथियों। और जीन की संरचनात्मक इकाई किससे? DNA से बनी है। DNA एक जैविक माइक्रोमोलिक्यूल होता है साथियों जो कई जीवों में वंशानुगत जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है किस जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहला विकल्प है कि सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु भाई समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है जीन। ये बिल्कुल सही है। और साथियों विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। और विकल्प सी कि प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता साथियों। तो ये पूरे के पूरे कथन जो है जीन क्रिया के बारे में सही है। अगला प्रश्न आपका बनता है प्रश्न क्रमांक 9, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साथियों आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है दिया? तो आप याद रखना, आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे साथियों, आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ये मेंडल ने दिया। किसने दिया? भाई मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है। अगला
प्रश्न है कि मेंडल को ही क्या है साथियों, आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है दिया है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता की इकाई साथियों क्या होती है, तो आप याद रखना आनुवांशिकता की इकाई होती है आपका जीन। क्या है साथियों, जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई होती है। अगला प्रश्न बनता है कि शब्द जीन जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। भाई जीन शब्द तो आप याद रखना कि जीन शब्द जो है साथियों ये जोहानसन के द्वारा, जीन शब्द किसके द्वारा, जीन शब्द साथियों जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनके अनुसार जो है जीन क्या होता है। जीन जो है डीएनए के उस भाग को कहते हैं या खंड को कहते हैं जिसमें किसी एक प्रोटीन अथवा पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की जो है सूचना एकत्रित रहती है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कवक को साथियों सर्वाधिक आनुवांशिक अनुसंधानों में जो है उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक आनुवांशिक अनुसंधानों में साथियों कौन से कवक को सर्वाधिक यूज किया जाता है, तब याद रखिएगा ये है साथियों आपका गुलाबी ब्रेड मोल्ड। क्या है, गुलाबी ब्रेड मोल्ड है। प्रश्न बनता है निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो सीधे एक लाइन में साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आनुवांशिकी का जो जनक है मेरे प्यारे साथियों ये किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि आनुवांशिकी का जनक साथियों किसको कहा जाता है, जल्दी बताइएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल को साथियों आनुवांशिकी का जनक जो है कहा जाता है, इतना आप याद रखना। ठीक है, किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को साथियों आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ साथियों। प्रश्न क्रमांक 14 है कि एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में भाई स्थानांतरण करने की विधि क्या कहलाती है। तो एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतर करने की जो साथियों विधि रहती है ना, ये आनुवांशिक रूपांतर कहलाती है। क्या कहलाती है, आनुवांशिक रूपांतर साथियों कहलाती है। प्रश्न है नीचे दी गई सूची में उस गुण का चुनाव आपको करना है जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन भाई वंशागत नहीं हो सकते। ठीक है, जो कैसे हो सकते हैं, उपार्जित हो सकते हैं लेकिन ये वंशागत नहीं हो सकते। तो साथियों शरीर का जो आकार है ना ये उपार्जित हो सकता है लेकिन वंशागत जो है शरीर का आकार नहीं होता। हाँ, आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है और बालों का रंग है, ये साथियों कैसे, ये वंशागत हो सकते हैं। ठीक है, ये वंशागत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आनुवांशिकी के नियमों के जनक साथियों कौन है। तो आप याद रखना आनुवांशिकी के नियमों के जनक है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न है इन्होंने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने साथियों मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम साथियों दिए थे। प्रश्न बनता है क्या मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित करता है साथियों। तो मनुष्यों में त्वचा का जो रंग है वो निर्धारित किया जाता है साथियों किसके द्वारा साथियों, रंजक या मेलानिन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, रंजक मेलानिन के द्वारा साथियों ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मेलानिन जो है मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, प्रश्न है कि मेंडल आनुवांशिकी के नियम किसके कारण बना सका। तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने साथियों आनुवांशिकी के जो नियम है ना वो किसके द्वारा बना पाए थे साथियों। तो एक समय में एक ही लक्षण को साथियों इन्होंने लिया था। क्या है, एक समय में एक ही लक्षण को साथियों इन्होंने प्रयोग के लिए लिया था, तभी ये क्या है साथियों पूरा जो है आनुवांशिकी का नियम दे सके थे। चलिए प्रश्न बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या है जो मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो अभी हमने देखा कि मेलानिन है जो मनुष्यों में त्वचा का रंग साथियों क्या है, निर्धारित करता है। प्रश्न है कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया साथियों निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आप याद रखना कि जो हीमोफीलिया है ना साथियों ये एक जन्मजात रोग होता है साथियों। हीमोफीलिया क्या होता है, जन्मजात रोग होता है। इस रोग में रोगी को अगर चोट लग जाती है ना साथियों तो ब्लड लगातार बहता रहता है हीमोफीलिया में। ठीक है, अगर चोट लग गई तो रक्त ब्लड नहीं रुकेगा, लगातार बहता रहेगा हीमोफीलिया में। ठीक है, और ये जन्मजात रोग है और जो कि माता पिता जो है इस रोग का कारक भाई पिता व माता जो है वाहक होते हैं। भाई वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में भाई अध्ययन किया जाता है, ऐसी शाखा जिसमें किसके बारे में साथियों, विरासत के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी शाखा है। तो आप याद रखना ये है साथियों जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स या फिर भाई क्या, आनुवांशिकी। ठीक है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी में क्या है साथियों, विरासत के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है निम्न में से किस में सबसे कम समान लक्षण होंगे साथियों। तो आप याद रखना कि सबसे कम समान लक्षण जो है वो किस में होंगे, जल्दी बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है तो महत्वपूर्ण, तो आप हमेशा याद रखना सबसे कम समान लक्षण साथियों कक्षाओं में होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि बेजीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई ऐसे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखते हैं, केवल बाहरी लक्षणों से एक समान जो जीव दिखते हैं ना साथियों, उनको कहा जाता है फेनोटाइप। क्या कहा जाता है भाई? इनको फेनोटाइप कहा जाता है। और जो आंतरिक रूप से समान दिखते हैं भाई, आंतरिक रूप से समान, उनको साथियों जीनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप मतलब जो आंतरिक रूप से समान, फेनोटाइप मतलब जो बाहरी रूप से समान है, बाहरी लक्षणों से। प्रश्न बनता है आपका प्रश्न क्रमांक 23 के बाद है साथियों प्रश्न क्रमांक 24। देखिएगा, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां होती हैं? तो आप याद रखना, ऐसी संरचनाएं जिनके पास साथियों अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां होती हैं, वो कौन सी संरचनाएं? तो आप हमेशा याद रखिएगा साथियों, ऐसी संरचनाएं जिनके पास अगली पीढ़ियों के लिए साथियों जानकारी होती है, ये होता है हमारा डीएनए। क्या होता है साथियों? ये होता है हमारा डीएनए, जिनके पास अगली पीढ़ियों के लिए जानकारियां जो है रहती हैं साथियों। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भैया डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आगे ये क्या करता है? ये साथियों आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित करता है साथियों? डीएनए। प्रश्न है कि एलील प्रमुख कहलाता है भाई, यदि एलील प्रमुख कहलाता है अगर क्या साथियों? अगर यह सजाती और विजाती दोनों स्थितियों में हो साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 26। दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप साथियों क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब साथियों विकल्प वी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अगर मेंडल को समय सहलग्नता के बारे में जानकारी होती तो इनमें से कौन से नियम की व्याख्या उसे नहीं करनी पड़ती? तो आप याद रखना, उसे व्याख्या नहीं करनी पड़ती भाई स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की। किसकी? स्वतंत्र अपव्ययन के नियम की व्याख्या साथियों उसे नहीं करनी पड़ती। प्रश्न है कि मटर में जब एक लंबे पौधे को छोटे पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो शुद्ध लंबे पौधे और छोटे पौधे किस अनुपात में साथियों होंगे? सबसे पहला विकल्प 1:3, दूसरा विकल्प साथियों 3:1, तीसरा विकल्प साथियों 1:1, चौथा विकल्प साथियों 2:1। बताइएगा। तो आप याद रखना, इसका सही जवाब साथियों 1:1। ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न बनता है साथियों प्रश्न क्रमांक 29। देखिएगा आप कि मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में अप्रभावी लक्षण का अध्ययन साथियों कौन सा है? बताइएगा। तो आप याद रखना साथियों सफेद रंग का फूल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल के द्वारा मटर उद्यान में अप्रभावी लक्षण का अध्ययन क्या है? सफेद रंग का फूल है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते चल प्रश्न क्रमांक 30 है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है उस जीन्स के लिए सत्य नहीं है जो आसपास रहते हैं भैया। बताइए, जो आसपास रहते हैं भाई समान गुणसूत्रों के। ठीक है, समान गुणसूत्र पर स्थित, समान गुणसूत्रों पर जो स्थित जीन्स को भाई लिंकेज जीन जो है, लिंकेज जीन साथियों, लिंकेज जीन कहा जाता है। समान गुणसूत्र पर जो जीन्स रहते हैं ना उनको लिंकेज जीन कहते हैं। इनमें स्वतंत्र अपव्ययन जो है साथियों नहीं होता है, क्योंकि यह एक ही गुणसूत्र पर क्या है मौजूद होते हैं, इसी कारण। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में हमने आनुवांशिकी टॉपिक के कुल 30 प्रश्न आपको इस किताब के करवाए, और अगला एक और वीडियो आपके लिए डाला जाएगा जिसमें अगले जो है हम 35 प्रश्न आपको आनुवांशिकी के कराएंगे साथियों। इस तरह से ये टॉपिक 2 भागों में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा टॉपिक वाइज साइंस साथियों पटवारी परीक्षा के लिए देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।